Missiles launched, missiles launched, missiles launching. They're launching. Okay, we're ready. 101 missiles coming at them. Fire, fire, fire. It's the most unbelievable thing. Fire, boom, fire, boom. كانت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज 1 महीना पूरा हो चुका है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को। 28 फरवरी को इजराइल ने हमले किए थे ईरान पर, जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत जारी थी जिनेवा में, और इसे इजराइल ने बताया था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। आज रविवार के दिन में जो सबसे बड़ी खबरें हैं, जिनमें की जो 5 बड़ी खबरें हैं, लेबनान में जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जर्नलिस्ट्स की टारगेटेड किलिंग्स की है, उनकी हत्या की है। दूसरी खबर, तेहरान में एक यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से बॉम्बिंग की गई है, बमबारी की गई है, और ये यूनिवर्सिटी खास करके साइंटिफिक माइंड्स के लिए जाना जाता है, जो बच्चे साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी दूंगी। तीसरी खबर जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि हुथीज, जो कि ईरान बैक्ड ग्रुप है, वो भी अब इस युद्ध में कूद चुके हैं। तो उससे अब रेड सी पर एक नया फ्रंटियर खुल रहा है, जिससे कि दुनिया भर की जो ऊर्जा संकट है वो और गहराने जा रही है। चौथी खबर, ईरान की तरफ से एक जबरदस्त हमला हुआ है, जिसमें एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान हुआ है। यूएस कमांड एयरक्राफ्ट प्रिंस सुल्तान एयरबेस में सऊदी अरब के, इस पर भी जानकारी दूंगी। और आखिर में पाकिस्तान, जो लगातार अपने आप को मध्यस्थता के लिए पेश कर रहा है, वहां आज इस्लामाबाद में बैठक हो रही है। रीजनल डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है कुछ क्षेत्रीय नेताओं की। तो शुरुआत करते हैं हम कि किस तरीके से इजराइल इंप्यूनिटी के साथ में बच्चों की हत्या कर रहा है, मेडिकल पर्सनल राइट्स एक्टिविस्ट्स की हत्या कर रहा है, और जर्नलिस्ट्स की हत्या कर रहा है, जो फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। और यहां शूटिंग द मैसेंजर, किलिंग द मैसेंजर देखने को मिल रहा है। ताजा वाकया है जहां पर लेबनान के 3 पत्रकार, उनकी हत्या हुई है टारगेटेड इजरायली स्ट्राइक में इन सदर्न लेबनान। ये शनिवार को हुआ है, वहां लगभग दोपहर के वक्त में, जब उनको टारगेट किया गया। यहां आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है ये जजीन शहर में हुआ है, और इसमें जो लोग मारे गए हैं, जो पत्रकार मारे गए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अली शोएब हैं। ये कॉरेस्पॉन्डेंट थे अल मनार के। इजराइल का कहना है कि ये हिजबुल्लाह से युक्त जो है टीवी स्टेशन है, लेकिन अली शोएब लेबनान के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस कहलाते हैं। उनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते थे, टेलीग्राम पर उनकी अपडेट्स को फॉलो करते थे। आप तस्वीर देखिए फातिमा फतूनी की, ये रिपोर्टर हैं अल मयादीन की, और इनके साथ साथ जो इनके भाई और इनके कैमरा पर्सन भी हुआ करते थे, मोहम्मद फतूनी, उनकी भी मौत हुई है इस हमले में। अली शोएब के बेटे की भी जान गई है। अली शोएब की जो जान गई जजीन में, जिसमें फातिमा फतूनी, उनके भाई कैमरामैन मोहम्मद फतूनी, अल मयादीन के लिए, अल मनार के लिए ये लोग काम करते थे। इजराइल की इतनी इंप्यूनिटी है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि ये लोग दरअसल हिजबुल्लाह के बिहाफ पर काम कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। हिजबुल्लाह, जो आपको पता है, वो एक और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एक आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप है, लेबनान से ऑपरेट करता है। और अली खामनेई की मौत के साथ ही, पहले दिन के बाद ही, हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इस युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं, और उन्होंने अटैक किया था इजराइल पर। और तब से जो है इजराइल ने कहा कि हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे। बेरूत पर बमबारी हो रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि अली शोएब दरअसल एक आतंकवादी थे और हिजबुल्लाह की एलीट रेडवान फोर्स के साथ ऑपरेट कर रहे थे बहुत सालों से। उन्होंने एक शील्ड बना रखा था पत्रकार के तौर पर। आईडीएफ लिखता है कि he worked to expose the locations of IDF soldiers operating in southern Lebanon and along the border, कि वो जो इजरायली फोर्सेस है उनकी लोकेशन को जो है वो एक्सपोज कर रहे थे सदर्न लेबनान में और उसके बॉर्डर क्षेत्र में। इजराइल लगातार वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रही हूं।
जर्नलिस्ट्स को आप जिस तरीके से मार रहे हैं, आप बिल्कुल उनको असैसिनेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। और ये प्लेबुक इजराइल का सिर्फ अभी लेबनान में देखने को नहीं मिल रहा है, ये लगातार फिलिस्तीन में देखने को मिला है। वेस्ट बैंक जिसको इजराइल ने अवैध रूप से ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां लगातार पत्रकारों के साथ में जिस तरीके का बुरा सलूक होता है, कभी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी उनको पीटा जाता है, आम लोगों के साथ तो होता ही है। एक वाकया हुआ कल जहां सीएनएन के एक जर्नलिस्ट के साथ में एक क्लिप आया कि किस तरीके से वहां जो सेटलर फोर्सेस हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं। तो आईडीएफ ने बड़ा एक बयान दिया कि ये हमारे अनुशासन के विरुद्ध है, हम इसकी जांच करेंगे। ये हिपोक्रेसी है, ये डुअल स्टैंडर्ड्स है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ में आईडीएफ हर रोज इसी तरीके की बदसलूकी करता है, उनकी पिटाई करता है, उनको मारता है, उनकी हत्या करता है। तब उनके अंदर की अनुशासन को लेकर जो है कोई बातें नहीं की जाती। लेकिन चूंकि एक वेस्टर्न सीएनएन का जर्नलिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय आउटलेट है उस मुल्क का, जिसके राष्ट्रपति इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी हैं और ट्रंप ने बैकिंग दे रखी है नेतन्याहू की, तो आप ये बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से लगातार हमले कर रहे हैं और जर्नलिस्ट की किलिंग हो रही है, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, येमेन, सीरिया, ईरान, इन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो कम से कम 340 जर्नलिस्ट की अभी तक जान जा चुकी है और एविडेंस कहता है कि ये इजरायली असॉल्ट्स में जाने गई हैं। आज तक किसी और मुल्क ने जर्नलिस्ट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी की इस तरीके से, इस बर्बरता से, इस इंप्यूनिटी के साथ जाने नहीं ली हैं। अंतरराष्ट्रीय जब हम वॉर्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम कानून जरूर बाइंडिंग होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि जो वॉरिंग पार्टीज हैं वो माने, जिसमें कहा जाता है कि आप नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाएं, आप बच्चों को टारगेट ना करें, आप जो मेडिकल पर्सनल हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, आप उनकी हत्या ना करें, और जर्नलिस्ट जो फ्रंट लाइन से काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको आप निशाना ना बनाएं। लेकिन ये नियम कानून इजराइल के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इजराइल की अपनी एक दुनिया है, एक अपना यूनिवर्स है। जो नियम कानून दूसरे लोगों पर लागू होते हैं वो इजराइल पर क्यों नहीं लागू होते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप कैसे कार्ट ब्लांच दिए हुए हैं नेतन्याहू को, छूट दिए हुए हैं कि जो करना है करो। गाजा से लेकर अब ईरान तक वही सेम प्लेबुक नजर आ रहा है। बच्चे मारे जाते हैं, बच्चों की तस्वीरों के सामने में इजराइल कहता है नहीं नहीं, बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया जा रहा है। जिस बिल्डिंग को हमने गिराया है उस बिल्डिंग से जो है वो गाजा में कहते थे हमास ऑपरेट कर रहा है, यहां वो कहेंगे हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है। आपको पता है इस वक्त लेबनान में जब से इजराइल की ऑफेंसिव शुरू हुई है कम से कम 1100 नागरिकों की जान जा चुकी है, जिसमें 120 बच्चे हैं। शनिवार को जिस तरीके से बमबारी हुई है बेरूत में और सदर्न लेबनान में, जो 5 नागरिकों की जान गई है, उनमें से एक 7 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। आप हर दफा आप यही कहेंगे कि सबको हिजबुल्लाह यूज कर रहा है, हमास यूज कर रहा है, अली शोएब को आपने जो है टेररिस्ट बना दिया। कोई प्रूफ है आपके पास में? कोई प्रूफ है? रेजिस्टेंस की अगर कोई बात करता है, वीडियो जारी करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मिलिटरीली उस ऑपरेशन का हिस्सा है। किसने आपको यह हक दिया है इस तरीके से जर्नलिस्ट की जान लेने के लिए? और आप कुछ भी करके निकल जाते हैं, आपके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। रूस ये चीजें करें, कोई और देश करे तो अब बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं। आप लोग नैतिकता की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं। इजराइल अपने आप को प्लेस करता है कि वी आर द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट एशिया, जिसको पश्चिमी मुल्क मिडिल ईस्ट कहते हैं। ये है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्य, कि जर्नलिस्ट की किलिंग हो रही है इस तरीके से। और यहां मैं आपको बता दूं कि जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ आउन, उन्होंने कहा है कि ये एक ब्रेजन क्राइम है दैट ब्रोक द मोस्ट बेसिक रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसने बिल्कुल जो फंडामेंटल नियम कानून होते हैं जब हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बात करते हैं, कि आपने रिपोर्टर्स को टारगेट किया हु आर अल्टीमेटली सिविलियंस परफॉर्मिंग अ प्रोफेशनल ड्यूटी, या आम नागरिक है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में आप इनको टारगेट करके मार रहे हैं। लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं नवाफ सलाम, उन्होंने भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये दिस इज अ फ्लेग्रेंट वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड अ क्लियर ब्रीच ऑफ द रूल्स दैट गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट इन टाइम्स ऑफ वॉर।
हम लोग जो फ्रंट लाइन पे जाते हैं, ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, अपने कैमरा से विजुअल्स को कैप्चर करते हैं, स्टोरीज को रिपोर्ट करते हैं, वी आर डॉक्यूमेंटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट्स ऑफ हिस्ट्री, हम विटनेस कर रहे हैं, एंड यू आर शूटिंग द मैसेंजर्स। ये हिम्मत कहां से आ रही है इजराइल को? क्यों आ रही है? क्योंकि द सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को की सरमन देने वाले मुल्क हैं, उनके अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बड़े बड़े लेक्चर्स देंगे लोकतंत्र को लेकर, लेकिन उनका जो अपना एलाई है, जो अपना पार्टनर है, जो इन मूल्यों की पूरी तरीके से ऐसी की तैसी कर रहा है, उनके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। यूरोपियन एलाइज ईरान के एम्बेसडर को जो है, आप उनको बैन करना चाहते हैं, कीजिए। इजराइल के एम्बेसडर को क्यों नहीं कर रहे हैं आप बैन? उनको एक्सपेल क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां इजराइल बकायदा ओन अप कर रहा है कि उन्होंने दरअसल जो है मार गिराया है इन जर्नलिस्ट को, ये कहते हुए कि ये टेररिस्ट हैं। तो कहीं आपको कोई हमास का टेररिस्ट नजर आता है जर्नलिस्ट में, कहीं आपको हिजबुल्ला का टेररिस्ट नजर आता है, लेकिन आप जो खुद कर रहे हैं, जो बच्चों की जान ले रहे हैं, 120 बच्चे मारे जा रहे हैं, 1100 नागरिक मारे जा रहे हैं, कम से कम 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, ये आतंकवाद नहीं है, ये वॉर क्राइम नहीं है, आपकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में 2024 में जो एक लिमिटेड एक सीज फायर जैसी देखने को मिली थी, क्योंकि उस वक्त भी इजराइल ने हमला किया था, वो तो चरमरा गई है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 जर्नलिस्ट की किलिंग हुई है। हिजबुल्ला ने भी जो है इसको कहा है कि ये डेलिबरेट क्रिमिनल टारगेटिंग ऑफ जर्नलिस्ट्स है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर। आप सोचिए, जब खाड़ी देशों में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, होटल्स पर, एयरपोर्ट्स पर, तो हम लोग कह रहे हैं कि ईरान अग्रेसर है, ईरान को नहीं करना चाहिए। और इजराइल जाकर ईरान की एलिमेंट्री स्कूल पर हमला करता है, जिसमें माना जा रहा था कि अमेरिका का टॉमाहॉक मिसाइल था, मिनाब स्कूल में, जहां बच्चियों की जान गई थी, 7 से 12 साल की बच्चियों की जान, 160 से ज्यादा। आप उनके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराने के लिए एक पूरे के पूरे आप बिल्डिंग को टारगेट करते हैं और उसमें उसके पूरे परिवार को मार गिराते हैं। आप ईरान के आज को ही खत्म नहीं कर रहे हैं, आप ईरान के आने वाले कल को भी खत्म कर रहे हैं। यह है ईरान के लोगों के लिए आजादी, जिसका वादा आपने किया था उन लोगों के साथ जो कह रहे थे कि भाई ईरान में हमारे पास हक नहीं है, अधिकार नहीं है। आप ईरान को बर्बाद ही कर दे रहे हैं, तो ईरान के लोगों के लिए क्या बचेगा? और ये हेलिए दुतागी है, वो डिटेल्स दे रही है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तेहरान के एक टॉप साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। और वो लिखती हैं कि टुडे वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग डेज ऑफ माय लाइफ एज एन एकेडमिक, walking through Iran University of Science and Technology, a top-ranked public university in Iran. I was struck by the devastation. Only last month, this campus was alive with students bustling between classrooms. Now, parts of the campus lie in ruins, classrooms shattered, hallways choked with dust and shattered glass. यूनिवर्सिटी को आपने बर्बाद कर दिया है। बच्चे कहां पढ़ाई करेंगे जब ये युद्ध रुकेगा? ये ब्रिलियंट माइंड्स थे। अगर ये साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, तो उस हिसाब से चूंकि आप युद्ध की स्थिति में हैं, क्या ईरान को फिर हक है कि वो अमेरिका की MIT को अपना निशाना बनाए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे मेरे अमेरिका के टॉप साइंटिफिक माइंड्स पढ़ रहे हैं। ईरान अगर कहे कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे भविष्य को आपने नुकसान पहुंचाने की बात की है, तो हम MIT को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां से जो बच्चे निकल कर आएंगे कल को, वो फिर वही बम और वही डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, जिसका इस्तेमाल होगा ईरान जैसे देशों में पॉलिटिकल असैसिनेशंस करने के लिए, हेड्स ऑफ स्टेट्स को मारने के लिए, रिजीम चेंज के नाम पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पर। तो ये आप सोचिए कि वो यूनिवर्सिटी है जिसने ईरान के उम्मीद एंड जफर 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। इंडिजिनस तकनीक को यहां पर बढ़ावा दिया जाता है, और आप ईरान के उसी कल को आप निशाना बना रहे हैं। जब इजराइल ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट को हिट करता है, उनकी एक और वाटर प्लांट को आपने हिट किया है, लगातार आप उनकी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धू धू कर आग की लपटों में वो जल रहा है। उस आग से, उस काले धुएं से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, जरा सोचिए। उनके लंग्स पर क्या असर पड़ रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और इसीलिए अब इस यूनिवर्सिटी के हमले के बाद में ईरान के साथ में जो हुतीज हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस फोर्स है,
उन्होंने कहा है कि अब वो भी इस युद्ध में जुड़ चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दुनिया के लिए। क्यों चुनौती है? अभी तक आप एक कनेक्टिविटी पॉइंट की बात कर रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसमें आपको पता है कि दुनिया की 20% का ऊर्जा सप्लाई का रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए है। भारत की अभी भी कुछ 20 जहाज वेस्ट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हुई हैं, 4 जहाज हमारी आ चुके हैं, कुछ और जहाज के रिलीज होने की बात की जा रही है, जो ऑयल टैंकर्स है, एलपीजी टैंकर्स हैं, और वहां नाकेबंदी कर रखी है ईरान ने, और उस नाकेबंदी को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से तिल मिला रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तो हम क्या ही करें, उनकी एक बाइट सुनिए आप, उनके लिए ये सब कुछ मजाक है, एक वॉर गेम है, सुनिए जरा। You have to see it. It's very cool. Missiles launched, missiles launched, missiles launching. They're launching. Okay, we're ready. 101 missiles coming at them. All right, we have to have like 11 seconds to make a determination. Then at 7 seconds, fire, fire, fire. It's the most unbelievable thing. Fire, boom, fire, boom. One at a time, just knocked them out like they were nothing. Genius. It's like unbelievable. तो ये जो उल जुलुल बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है, तो अब हुथीज ने, जो यमन में जिनका बेस है, ये भी ईरान की, कोई इनको प्रॉक्सी फोर्स कहता है, कोई इनको अलायंस फोर्स कहता है, ये भी आर्म्ड रेजिस्टेंस मिलिशिया ग्रुप्स हैं। यमन में आपको याद हो बहुत सालों से जो है वहां गृह युद्ध की हालात बनी हुई हैं। हुती ने कह दिया है कि अब हम इस युद्ध में शामिल हैं। 1 महीने बाद अब वो भी शामिल हो गए हैं हिजबुल्ला की तरह, और अगर वो शामिल हो रहे हैं तो इसके काफी इंपॉर्टेंट मायने हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि उनके स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा है, याहिया ने। تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية، والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة. والله देखिए, हुतीस के आने से जो दूसरा एक आर्टीरियल पॉइंट है जिसे हम रेड सी कहते हैं, और रेड सी को अगर आप चोक पॉइंट बना देंगे, क्योंकि बाब अल मांदेब जो कि एक स्ट्रेट है, बाब अल मांदेब ये रेड सी का सबसे दक्षिण छोर है, सदर्न टिप है, और ये यमन जो अरेबियन पेनिनसुला में है, और जिबूती, एरित्रिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, इसके बीच का लिंक है। तो हुतीस ने अब अगर इसको टारगेट कर दिया, मान लीजिए कि सऊदी अरब की जो टैंकर्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, उनका तेल खत्म हो रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछाई, पाइपलाइन के जरिए तेल को वो दूसरे बॉर्डर पॉइंट पर लेकर गए, और वहां से वो रेड सी के जरिए उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब अगर रेड सी पर हुथीज ने अटैक शुरू कर दिया और उन्होंने जारी कर दिया हमला, मतलब ये वार्निंग तो उन्होंने दे दी है कि भाई अब ना केवल अमेरिका के इंस्टीट्यूट्स, उनके शैक्षणिक संस्थान हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, अगर आपकी जहाज यहां से क्रॉस कर रही हैं हम अटैक करेंगे आपके और आपके एलाइज की। तो दुनिया भर में ऑलरेडी ऊर्जा का इतना भारी संकट है, भारत में तो दिख ही रहा है, एलपीजी सिलेंडर्स के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, होटल बंद हो रहे हैं, कमर्शियल एंटरप्राइजेस बंद हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं मजदूर शहरों से, वो खबरें भी आ रही हैं। सरकार भले ही कह रही है सब चंगासी, सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है, जमीनी हकीकत बहुत अलग है। आप इथियोपिया से लेकर इजिप्ट तक देख रहे हैं,
लोग या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क आवर्स कम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स को कहा जा रहा है इजिप्ट में कि आप रात के 9 बजे के बाद अब खुला नहीं रह सकते हैं रेस्टोरेंट, जबकि वहां की नाइट लाइफ थ्राइविंग होती है टूरिस्ट्स के लिए। बहुत बड़ा धक्का है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के प्रीमियर ने कहा कि हमने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है ताकि लोग अपनी गाड़ियों को ना चलाए, ईंधन की जो है कम खपत हो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो दुनिया भर में जो है ऊर्जा का पूरा संकट ये और गहराने जा रहा है हुथीस के शामिल होने के बाद। और ईरान की तरफ से जो चौथी बड़ी खबर है, हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने यह साफ कर दिया है इस खेल में वो इन्वॉल्व हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। वो निगोशिएशन की, वार्ता की तमाम खबरों को लगातार खारिज कर रहे हैं। ईरान की तरफ से एक जबरदस्त हमला देखने को मिला है प्रिंस सुल्तान एयरबेस में, सऊदी में, जिसमें खबर आई है कि यूएस का एक कमांड एयरक्राफ्ट जिसकी कीमत कम से कम $1 अरब बताई जा रही है, उसको उन्होंने पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया है। और 3 स्ट्रैटो टैंकर्स को भी डैमेज करने की खबरें आ रही हैं। हर स्ट्रैटो टैंकर की कीमत कम से कम $80 मिलियन है। तो जो इमेजेस आई हैं वो दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो बोइंग E-3 सेंट्री है सऊदी अरब के इस बेस में, प्रिंस सुल्तान एयरबेस में, जो सैन्य बेस है अमेरिका का, उसकी फ्यूजलेज पूरी तरीके से फटी हुई नजर आ रही है, दिख रही है, जल गया है, भारी तबाही मची है। और E-3G जो सेंट्री है ये बहुत ही क्रिटिकल उनका सर्वेलांस एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, अमेरिकी सेना का। तो ये इसकी एक फ्लाइंग रेडार सिस्टम है, ये आसपास के पूरे क्षेत्र में एयर ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है, नजर बनाए रखता है कि कहां पर क्या कुछ चल रहा है, उस पर सर्वेलेंस होता है। ये AWACS इसको कहते हैं, यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न है एंड वार्निंग है, कंट्रोल सिस्टम है, नियंत्रित भी करता है एयर ऑपरेशंस को, वार्निंग भी देता है, सर्वेलेंस भी करता है। इसका नुकसान होना अमेरिका के लिए बहुत क्रिटिकल है। अमेरिका के पास और ऐसे 16 हैं एयरक्राफ्ट्स और E-3 फ्लीट उनकी ऑलरेडी स्ट्रेन्ड बताई जा रही है। और अगर इस हमले की वजह से अगर हम देखें तो इनकी जो रीफ्यूलिंग, मतलब जिसके जरिए आप तेल भरते हैं, ईंधन भरते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट्स में, उसको भी चोट पहुंचा है। क्योंकि इस बेस में बताया जा रहा था कि कम से कम 6 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स थे, जिनमें से 3 स्ट्रैटो टैंकर्स को ईरानियन मिसाइल्स ने बड़ी प्रिसीशन के साथ नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये जो स्ट्रैटो टैंकर्स वाली खबर है इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। हालांकि ये जो E-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट की खबर है वो पुष्ट बताई जा रही है, ये आपको हम बता दें। तो ईरान ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं अमेरिका के लिए कवरेज गैस में। और इन सब के बीच में आज इस्लामाबाद में बैठक हो रही है, जहां पर आप देख रहे हैं कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद में। सऊदी अरब और इजिप्ट यानी कि मिस्र के भी फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, क्योंकि और इनकी सारी जो अराइवल्स हो रही है वो नूर खान एयरबेस में हो रही है। पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान एक मैसेंजर का रोल काम कर रहा है अमेरिका ईरान के बीच में। एक 15 पॉइंट का शांति प्लान जो है अमेरिका की तरफ से पास ऑन किया गया है। ईरान ने कहा कि ये सारी खबरें गलत है। ईरान ने अपनी शर्तें रखी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटीज चाहिए फ्यूचर के लिए, कि अमेरिका वापस से हम पे हमला नहीं करेगा, इजराइल नहीं करेगा, हमारी संप्रभुता पे चोट नहीं करेगा, हमारी सारी जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की नुकसान हुई है उसकी भरपाई की जाएगी, और हमारे जो रेजिस्टेंस वाले जो हमारे अलाइज हैं उनको जो है आप निशाने पर नहीं लाएंगे। बहरहाल ये साफ हो गया था कि हमें इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज इस क्षेत्र में बढ़ा सके। वो नहीं चाहता, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में। सऊदी के साथ एक सुरक्षा पैक्ट तो हुआ है, लेकिन ईरान के साथ वो सक्रिय रूप से इस युद्ध में खींचा जाना नहीं चाहता। उसकी अपनी अंदरूनी दिक्कत है, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा शिया जो है वो एक पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या भी है। तो इसलिए ईरान, आप उसको मीडिएशन कहिए, शायद राजनीतिक आउटकम्स को इन्फ्लुएंस ना कर सके, या एक मैसेंजर का जॉब कर लीजिए, वो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बातचीत इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें सऊदी, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो बैठेंगे। क्या निकलता है इससे आउटकम, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, उन्होंने अपने ईरान के काउंटर फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से बात की है, और लगातार जो है बातचीत चल रही है। पेजेश्कियां से भी बात हुई है शहबाज शरीफ की। कुछ निकलता है या नहीं देखना होगा, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए।
इजराइल अगर ईरान गाजा के अंदर बच्चों को, जर्नलिस्ट को लगातार टारगेट कर रहा है, किल कर रहा है, बार बार वही एक प्लेबुक बनाकर कि भाई ये तो आतंकियों का साथ दे रहे हैं, आतंकियों का शील्ड है, ये वॉर क्राइम्स हैं। नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुके हैं फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, लेकिन इंप्यूनिटी के साथ वो वही चीजें ईरान में भी कर रहे हैं, लेबनान में भी कर रहे हैं, जो उन्होंने गाजा में भी की है, फिलिस्तीन में वो किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और हिपोक्रिटिकल कुछ नहीं हो सकता है आज की तारीख में दुनिया में, जब हम अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों की बात करते हैं, क्योंकि इसे खुलेआम धज्जियां इसकी उड़ा रहे हैं नेतन्याहू, और पूरी तरीके से उनको आशीर्वाद दे रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस ब्लॉग में बस अभी इतनी ही बातें करनी थी आपसे। आगे तमाम अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।